साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। आज एक इम्पोर्टेंट जजमेंट में डिस्कस करने वाला हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कंसर्निंग द प्री अरेस्ट और एंटिसिपेटरी बेल। और जब भी इस तरह की बेल हम मूव कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों को विशेषकर ध्यान में रखना है, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है प्राइवेट पर्सन है, बट आप लोगों के ऊपर सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस जो है लगा दिया जाता है। क्योंकि मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्राइवेट पर्सन में लागू नहीं होता है, बट उसके बावजूद भी एजेंसी जो है आपको कल्प्रिट मानते हुए ना केवल आपके पीछे पड़ती है, वो चाहती है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन आपका हो, वो चाहती है कि आपका अरेस्ट हो, अल्टीमेटली जो आपके राइट्स हैं उनको वो खत्म करना चाहती है। साथियों, इस देश की बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि लॉ समझने की बजाय हर आदमी साबित करने पर तुला हुआ है कि वो महान है, वो इंटेलिजेंट है। बट अगर कानून को हम देखेंगे, कानून के जो स्ट्रक्चर है उनको देखेंगे, तो उसके क्लिंचेस के अंदर वो ऑफेंस दिखाई देना चाहिए, उसके क्लिंचेस उसकी परिधि में आप दिखाई देने चाहिए। अगर आप नहीं हो, even though the offense is very much serious, you could not be prosecuted, even convicted, even you could not be put at trial कि आप एक प्रोसीडिंग को जो है फेस करो। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लड़ना चाहते नहीं है, हमको सलाह ही मिलती है कि अरे तुम तो मर जाओगे, तुम्हारी जमानत इस जन्म में होगी नहीं। एक बात दिमाग में रख लो कि अगर वो नेगेटिव कह रहे हैं तो उसका मतलब हम हरे हुए हैं ना, इससे बुरा तो कुछ नहीं है। तो एक बार लड़ने में आफत ही क्या है। अगर सेशंस कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट से होगी, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट से होगी। बट आपको अपने पॉइंट्स को रखना होगा, आपको अपने सारी स्थितियों को क्लियर कोर्ट करना होगा। छोटी ड्राफ्टिंग करने से, स्मॉल ड्राफ्टिंग करने से कभी भी स्थितियां जो है क्लियर नहीं होती है। जब भी एंटिसिपेटरी बिल को हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमें 4 स्टैंड जो है क्लियर करने होंगे। सबसे पहली बात फैक्ट्स क्या है, नंबर 2 व्हाई द फैक्ट्स आर फॉल्स, नंबर 3 लीगल पोजीशन क्या है सेक्शन 7 या कोई भी धारा जो अध्यारोपित है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की उसको लेकर, और इसके अलावा हम क्या कहना चाहते हैं, व्हाट रेमेडी एग्जैक्टली वी वांट फ्रॉम दिस कोर्ट। बिकॉज जो कंसर्न एंटिसिपेटरी बेल है उसको एक ही चीज जो है हिट करती है, वो है कि ये बंदा कॉपरेट नहीं कर रहा है, ये बंदा भाग रहा है, ये बंदा फ्ली अवे हो जाएगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सारी की सारी बेल जो कि कोर्ट से होती है उन सबका निचोड़ है सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी, जिसमें यह स्पष्ट है कि अगर कंसर्न अक्यूज जो है वो इंडिया छोड़ के भाग सकता है या जस्टिस सिस्टम से या इंडियन कोर्ट से फ्ली अवे हो सकता है, देन इट मे बी अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द बिल एंड टू कीप हिम इन द कन्फाइनमेंट। दूसरी बात, वो मटेरियल एविडेंस को टेम्पर विद कर सकता है, देन इट इज आल्सो ग्राउंड कि उसकी बेल को जो है खारिज किया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो इन्फ्लुएंशियल है, अगर उसको बेल दी गई तो ऑफेंस को रिपीट करेगा और जो केस के मटेरियल एविडेंस है उनको प्रभावित कर सकता है, देन इट मे बी अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द बेल, अदरवाइज देयर इज नो ग्राउंड टू रिजेक्ट द बेल एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट अगर ये पॉइंट लेके आ रही है तो स्टेट उन पॉइंट को प्रूव करने के लिए बांधिल भी है। उनको प्रूव करने के लिए उनको सारे के सारे सब्सटेंस समस्त ग्राउंड को रखना होगा। मियर अबरमेंट, मियर एलिगेशंस कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू से दैट द अक्यूज्ड इज नॉट कोऑपरेटिंग। आपको एक बात मैं ध्यान दिला दूं कि रिसेंटली एक जजमेंट है 6 मार्च 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कॉर्पोरेशन के नाम पर आप अक्यूज को बादल नहीं कर सकते हैं, अक्यूज को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि अक्यूज जो है उसके खिलाफ एविडेंस देवे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संवैधानिक अधिकारों को जो कि उससे संविधान ने दिए उसको आप वायलेट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई है एजेंसीज की उस मारक क्षमता पर जिसके तहत लगातार कॉर्पोरेशन के नाम पर अक्यूज को जो है गिरफ्तार किया जाता है, कॉर्पोरेशन के नाम पर उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन की जो है मांग की रहती है। वी आर नॉट ऑन द मर्सी ऑफ कंसर्न सीबीआई और कंसर्न एसीबी। हमारा पॉइंट क्या है कि जो भी हम कोर्ट को बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि स्टेट भी उसको जो है कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर पाए, और स्टेट अगर कोई नया केस सेटअप करती है तो वहां भी आपको जो है फायदा मिलने वाला है। साथ ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, चंडीगढ़ बेंच का। इसका कंसर्न पिटिशन नंबर है 1906/2024। परमवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का ये जजमेंट है, जिसमें एफआईआर जो है दर्ज हुई 15/11/2023 को अंडर सेक्शन 7(7)(a) सेक्शन 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। यहां पर बेसिक आरोप क्या थे कंसर्न पिटिशनर के ऊपर कि कंसर्न पिटिशनर जो कि सीए है, इसने अन्य अक्यूज से मिलामती करते हुए ईडी में कंप्लेंट करवा के ईडी के नाम से पैसों की जो है मांग करी। इस केस में कुछ 6 अक्यूज थे, एक था पब्लिक सर्वेंट और 5 थे प्राइवेट पर्सन। अल्टीमेटली इस मामले में कंसर्न विजिलेंस की पहल ये थी कि कंसर्न अक्यूज को जो है गिरफ्तार किया जाए, उसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जाए, और भी अपराधी या और भी लोग जो हिडन है, पर्दे के पीछे है, जो इस क्राइम में शामिल है और ये क्राइम हुआ कैसे, इसका पूरा का पूरा मॉडल जो है वो क्लियर कर सके, जिस कारण उनका बार बार जोर यही था कि अक्यूज को जो है वो गिरफ्तार करना आवश्यक है। यहाँ पर कंसर्न
अक्यूज ने जो है एंटिसिपेटरी बेल मूव करी, बट ये एंटिसिपेटरी बेल उसकी कंसर्न ट्रायल कोर्ट से नहीं हुई, इट गॉट रिजेक्टेड। अल्टीमेटली ही मूव टू द हाई कोर्ट, बट इस टाइम इसने गलती नहीं करी, क्योंकि कंसर्न ट्रायल कोर्ट में इसकी जो बेल की अर्जी थी वो थी मात्र 4 से 5 पेज की, जबकि हाई कोर्ट में अर्जी लेके गया करीबन 70 पेज की। सारे के सारे पॉइंट्स को उसने रेस किया, कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया कि क्या फैक्ट्स है, उसमें क्या फॉल्सिफिकेशन है, लीगल प्रिंसिपल क्या है और मेरा स्टैंड क्या है, व्हाट प्रेयर आई एग्जैक्टली वांट। उसका प्राइम अटैक यही था कि मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं, दैट्स व्हाई दिस सेक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड अपॉन मी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कंसेंट थ्योरी ऑफ द कंसेंट कंप्लेनेंट इज टोटली फॉल्स, और मुझको जो है वो झूठा फंसाया गया। इससे क्या क्या पॉइंट रखे उसको अपन देखते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 1 कि एफआईआर जो है सेक्शन 7A धारा 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इसके अलावा सेक्शन 384, 420, 120 भी आईपीसी के तहत पूरी की पूरी फॉल्स है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी फैक्ट जो है वो सपोर्टेड नहीं है बाय द कोएजेंट एविडेंस, कोई भी फैक्ट जो है सपोर्टेड नहीं है बाय द प्रॉपर सब्सटेंस। इनका ये कहना है कि मेरे पे आरोप ये कि मैंने 30,000 रुपए की मांग करी ताकि मैं ईडी के हमले से कंसर्न परिवादी को बचा सकूं, जबकि मेरी वो प्रोफेशनल फीस है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं भाई लोगों आपको भी कि यदि आप सीए हो या एडवोकेट हो, बिल बनाया करो, बिल जनरेट किया करो। अगर बिल जनरेट नहीं करोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि रिसेंटली पीएमएलए एक्ट के प्रोविजन लागू हो चुके हैं एडवोकेट्स पर भी, सीए के ऊपर भी। अगर आपसे कोई भी क्वेरी कभी ना कभी आ गई और आप अपने खातों में आए पैसे या आपके पास रखे कैश का स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू आर डूइंग द मनी लॉन्ड्रिंग। इसलिए हैबिट बनाओ कि बिल जो है जनरेट करो, हैबिट बनाओ कि सेक्शन 208 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यदि हमारा एडवांस टैक्स बनता है तो उसको जमा करा दो। शुरू में देखो दिक्कत होती है, क्योंकि हम टैक्स क्यों भरें, सबको लगता है कि हमारी मेहनत की कमाई हम टैक्स गवर्नमेंट में क्यों दें, गवर्नमेंट करती क्या है। पर एक बात जरा समझना कि अगर ये टैक्स जा रहा है मेरी देश की गवर्नमेंट के पास में, टैक्स जा रहा है मोदी सरकार के पास में, तो देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो काम वो लोग कर रहे हैं देश के विकास के लिए वो कोई असर कर नहीं पाए। तो कम से कम टैक्स देने में कोई शर्म नहीं है। टैक्स देके आप अपने कर्तव्यों की तो इतिश्री कर रहे हैं, बट एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपने अकाउंट्स को पूरा जो है क्लियर कर पा रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये अकाउंटिंग हुई, ये हमारा टर्नओवर है, ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा टैक्स है। तो अगर आप ऐसा करके देखोगे तो शुरू में साल 2 साल 3 साल दिक्कत है, उसके बाद एक बन जाएगा प्रोसीजर, बड़ा आपको आनंद आएगा। जैसे इस व्यक्ति ने क्या करा कि जो 30,000 रुपए था उसका प्रॉपर एक बिल जनरेट करा और 30,000 रुपए की मांग जो करी वो मेल के माध्यम से करी। तो यहां पर इसने कोर्ट को स्टैंड बाय कर दिया कि अगर रिश्वत होती तो मैं कैश में मांगता, मैं चुपके से मांगता, हिडन मैंने मांगता, मैं तो सीना ठोक के कह रहा हूं कि भैया ये मेरा खाता नंबर है, इसमें डाल दे पैसे 30,000 रुपए, प्रॉब्लम क्या आ रही है। इनका ये भी कहना कि मेरा कोई कनेक्शन ईडी से है ही नहीं, ना ही कनेक्शन मेरा ईडी के ऑफिशियल से, ना ही मेरा कोई फोन कॉल ईडी के ऑफिशियल से। इनका ये भी कहना है कि इस मामले में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट ऑन मियर सरमाइसेस एविडेंस जो है रिकॉर्ड पे रखी गई है। इनका ये कहना है कि मैं एक सीए हूं, प्रोफेशनल सर्विस के अगेंस्ट जो है मैंने ये अमाउंट जो है डिमांड किया था, बट इसने स्टोरी को मैनिपुलेट करके ये कह दिया कि मैंने जो है अमाउंट जो है डिमांड किया है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द ईडी ऑफिशियल्स। इसके अलावा जो कुछ भी अमाउंट मैंने मांगा है उसमें मेरा कोई भी ऐसा इल इंटेंशन नहीं है कि जिससे ये स्पष्ट हो सके कि मैंने क्राइम किया है या मैंने कोई बुराई मांगी है। केवल मैंने कोई मीटिंग होल्ड करने के या प्रोफेशनल सर्विस देने के पैसे अगर मांगे हैं, उसका प्रॉपर बिल है और प्रॉपर अकाउंटिंग मैंने कर रखी है, देन इट कुड नॉट बी अ केस टू टेक मी इन कस्टडी, इट कुड नॉट बी अ केस फॉर कस्टडी इंटरोगेशन, एवरीथिंग इज क्लियर। इस पे जांच करो ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है। पर एजेंसी जांच ना कर करके केवल मुझे हैरेस करना चाहती है, एंड बाय डूइंग अरेस्ट दे वांट टू मेलिंग माय एंटायर इमेज बिफोर सोसाइटी। इन दैट सिनेरियो इट इज अ फिट केस टू ग्रांट द एंटिसिपेटरी बेल। साथियों, इन तर्कों के अलावा इनका एक तर्क भी था कि मैं प्राइवेट पर्सन जो है हूं और मुझ पर किसी भी रूप में जो है पीसीएट जो है लागू नहीं होता। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने जो सबमिशंस दिए थे कंसर्न एजेंसी को, उनको देखा। क्योंकि एंटिसिपेटरी जब भी आप मूव करते हो हमेशा यही गलती आप करते हो कि आप अपना रिव्यू मूव नहीं करते हो, आप अपना एक रिटन सिनॉप्सिस जो है मूव नहीं करते हो, और इसके अलावा आप ऑथोरिटीज को ये जताते ही नहीं हो कि हम चाहते क्या है। आप लोग भाग रहे हो, छुप रहे हो। जितना भागोगे उनको क्या लगेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हो। उनके पास एक ग्राउंड है बोलने का, आपको ज्वाइन कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेशन, आप उनको व्हाट्सअप करते रहो, आप उनको मेल करते रहो। इसके अलावा जरिए एडवोकेट जो है आप कम्युनिकेट कर लो, कई रास्ते हैं, बट वो रास्ते आपको चुनने पड़ेंगे। अगर आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो, तो वहां पर आपके लिए जो है वो दिक्कत है। तो कोर्ट ने यहाँ पर कुछ बातों को नोट किया, फैक्ट्स को नोट किया। इंसेप्शन पे ही गॉट द इंटरिम बेल, उसके बाद सुना गया फाइनल बेल को। तो कोर्ट ने ये माना कि जो भी फैक्ट्स है, सर्कमस्टेंसेस हैं, ये प्राइवेट पर्सन है, इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, सारा प्रॉपर अकाउंटिंग है। तो कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जो है इनको एंटिसिपेटरी बेल का लाभ दे दिया। तो कहने की बात ये है कि हर कोई परमवीर जैसा लकी नहीं होता है, क्योंकि हम जब कोई केस को मूव कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर क्लियर होना चाहिए कि हम क्या केस मूव कर रहे हैं, किस तरह से फाइट कर रहे हैं। अगर हमें केस ही क्लियर नहीं, हम डिपेंड वकील पे हो गए और वकील अपने हिसाब से आर्गुमेंट कर रहा है,
तो नहीं मरना तो हम मर जाएंगे। साथियों, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जब कोर्ट रूम में होते हैं तो वहां पर इतनी बुद्धि हमारे दिमाग में नहीं होती है कि हम क्या आंसर दे रहे हैं। जज ने इमीडिएट क्वेरी करी, इमीडिएट आंसर नहीं है, गलत सर उत्तर दे दिया, तो हमको ही परिणाम उसके फेस करने पड़ते हैं। इसलिए मेहरबानी करके जब भी एंटिसिपेटरी लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, रिव्यू जरूर कर लो, अपना ज्ञापन जरूर सौंप दो अथॉरिटीज को, क्योंकि वही आपका स्टैंड है। कोर्ट ने क्वेरी कर भी ली तो हमको मालूम है कि संभावित क्वेरी क्या क्या हो सकती है और संभावित रोल हमारा क्या क्या आ सकता है और संभावित इंक्रिमिनेशन क्या हो सकते हैं। और अगर स्टेट को रिप्लाई फाइल कर रही है तो रिजॉइंडर देने में कोई कमी मत छोड़ो यारो। क्योंकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज हम इंडिया में रहते हो कि लोग शादियों में खर्चा कर रहे हैं करोड़ों, लड़कियां लाके नचवा रहे हैं विदेशों से, बट जब वो लोग अपने एंजॉयमेंट खर्चा कर रहे हैं तो आज क्वेश्चन हमारी लाइफ और लिबर्टी का है। क्या हम एक छोटा अमाउंट में खर्च नहीं कर सकते जस्ट फॉर आवर ओन सेफ्टी, जहां देश विदेश के संस्थान जो है अपनी डिफेंस पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है खर्च करते हैं जस्ट टू मेक इट अ प्रॉपर इम्यून इन टर्म ऑफ डिफेंस, तो हम भी अपनी प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए काम क्यों नहीं कर सकते। हम जाते हैं, कोई ब्रीफ करते नहीं है, वकील के पास गए, उसे जो मर्जी लिख दिया, एंटिसिपेटरी लगा दी, क्या फेट होगा आपको पता ही नहीं। अच्छे से अच्छा केस भी कई बार देखा है मैंने कि हम लोग खुद बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप सबसे पहले खुद अपने वकील बनो, खुद फैक्ट्स को एनालिसिस करो, खुद उसका ब्रीफिंग करो, खुद सब्सटेंस जुटाओ, उसके बाद उस पर प्रॉपर रिसर्च करो, उसके रिव्यू पॉइंट्स बनाओ, देन डिस्कस विद द एडवोकेट कि हम क्या बेटर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा ड्राफ्टिंग रेडी करो, देन मूव द बेल एप्लीकेशन। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मतलब नहीं रहेगा, अच्छे से अच्छा केस को भी जो है हम बिगाड़ देंगे, हमें कोई भी रिजल्ट जो है वहां पर नहीं मिलने वाले। तो बात छोटी सी है पर बात गंभीर है, फॉलो कर ली तो वहां पर रिजल्ट्स रहेंगे, फॉलो नहीं करी तो भटकते रह जाओगे, अल्टीमेटली सरेंडर होना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। तो जब केस अच्छा है, हमारे पास अच्छे पॉइंट है, तो हम घबराएं क्यों, हम अपने पॉइंट्स को क्यों नहीं रख सकते हैं। पॉइंट्स को रखिए, एफिशिएंट आर्गुमेंट कीजिए, रिजल्ट्स मिलेगा। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे तर्क जो है कई बार डिफेक्टिव होते हैं, कई बार हम ड्राफ्टिंग में कई बातों को लिख ही नहीं पाते हैं। 2-3 पन्ने की बेल बना के हम सोचते हैं कि हमें एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी। भैया एक बात स्पष्ट कर दूं, एंटिसिपेटरी बेल ऐसे नहीं मिलने वाली है। एंटिसिपेटरी बेल तब मिलती है कि व्हेन यू आर एबल टू चॉक आउट दैट दिस केस इज टोटली फॉल्स एंड द कंसर्न IO इंटेंड टू अरेस्ट अस विदाउट एनी बेसिस। तो वो बेसिस क्या है, वो ग्राउंड्स क्या है, आपको लिखने पड़ेंगे। उसको सपोर्ट करो बाय एनेक्शन, सपोर्ट करो बाय लीगल प्रिंसिपल, और जो रिसेंट जजमेंट है उसको जरूर इंकॉर्पोरेट करो। कई बार ऐसा होता है कि भाई इसको हम क्यों करें, जज चिढ़ जाएगा, चिढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने पॉइंट्स को रखो, अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। कोई मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में जो नए लड़के मार्केट में भी आ रहे हैं, 5 ईयर लॉ पढ़ के या बड़ी बड़ी लॉ फर्म में जो है मार्केट में कूद रही है, उन सबका पैटर्न यही है कि आप ड्राफ्टिंग प्रॉपर करो, एविडेंस को प्रॉपर एनेक्स करो, जो साइटेशन है उसको प्रॉपर लिख लो, और उसके बाद बी रेडी टू फाइट योर केस, और वहां पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे मिलेंगे। हारने की स्थिति संभावना जो है बहुत कम हो जाएगी। जब हम आर्ग्यू कर रहे हैं, कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने एक पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट अपोज नहीं कर पा रही है और स्टेट को नया पॉइंट दे रही है, तो उसको हम प्रॉपर हिट कर पा रहे हैं बाय द वे ऑफ रिजॉइंडर, तो वहां पर सफलता मिलने की स्थिति रहेगी। तो कुल मिला के इस जजमेंट के जरिए हम 5 बातें जो है कंक्लूड कर सकते हैं व्हाइल मूविंग द एंटिसिपेटरी बेल और एनी पिटिशन फॉर द क्वेश्चन। नंबर 1 कि जब भी आप बेल मूव करें या क्वेश्चन मूव करें, वकील के पास जाने से पहले अपने केस को अध्ययन कर लें, उसके बाद उसके प्रॉपर रिव्यू पॉइंट्स रेडी करें, उसके बाद केस की समझ रखें, ताकि डिस्कस करने जब जाएं तो आपका जो इंटरेक्शन हो वो बहुत प्रॉपर हो और सही मायनों में आप केस को जो है रख पाए। नंबर 1। नंबर 2, आलतू फालतू की बातें एंटिसिपेटरी बेल में ना लिखें, छोटे बेल को ड्राफ्ट ना करें, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करें, उसका एक अच्छा रिजल्ट जो है रहता है। नंबर 3, सब्सटेंस जो भी है उसका एक ब्रीफ सिनॉप्सिस रेडी रखें, उसका एक प्रॉपर इंडेक्स रेडी रखें और उसको इनकॉर्पोरेट करें, और क्लिंचिंग पॉइंट्स क्या टू आर्ग्यू उसको भी दिमाग में जो है रेडी रखें। चौथी बात है कि जब बेल को मना रहे हैं तो लीगल प्रिंसिपल्स क्या, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इसको विशेषता है, नोट डाउन करें, लिखें अपनी पिटिशंस में। एंड नंबर 5, कोर्ट को लगता है कि भाई ये विदेश भाग जाएगा तो एक एफिडेविट लगा दो कि मेरा पासपोर्ट है, सरेंडर कर रहा हूं, मैं कहां भागूंगा। और इसके अलावा जो शर्तें हैं 437 सब क्लॉज 4 की, उसको भी जो है आप इंकॉर्पोरेट कर लो कि मैं फिलिया भी नहीं करूंगा, मटेरियल एविडेंस को जो हिट नहीं कर रहा हूं। अगर कोर्ट को लगता है या ऐसी कोई एविडेंस बाद में आती है तो स्टेट इज हैविंग द ऑप्शन टू मूव फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, तो वहां पर ऑप्शन खुला है 439 सब क्लॉज 2 CRPC के अंदर। तो जब ऐसी स्थितियों को प्लेड करते हुए चलोगे तो वहां पर एक अच्छा केस जो है आप रख पाओगे टू हैव द एंटिसिपेटरी बेल और द कंसर्न बेल फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। तो साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए, और इस लर्निंग सीरीज का जो है पार्ट बने, जुड़े रहे सोनी अरेना से। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।